हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है क्लास 11th में यूनिट 7 साम्य अवस्था में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विलेयता, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी। इसके बाद विलेयता गुणनफल पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वो रहेगा लासातेलिए का नियम। तो आज की वीडियो में मेरे भाई हम ये तीन टॉपिक अच्छे से एंड मस्त तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छे से आप समझना और देखना चीजों को, ठीक है। पिछले 2 दिन से वीडियो आपको जो साम्य अवस्था की नहीं मिल पा रही थी उसके लिए सॉरी, कुछ काम से मैं बिजी था इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड ये नहीं करा पा रहा था, ठीक है। बट अब आपको कंटिन्यू वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए विलेयता। क्या डाल लीजिए? विलेयता। ये जो विलेयता होती है, ये विलेयता क्या होती है ना, ये समझते हैं मेरे भाई। विलेयता से पहले आप विलेय को तो जानते हो, विलेय को तो आप जानते हो क्या होता है विलेय? विलायक में मिलाए जाने वाली, या फिर हम ऐसा समझें कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है। जो विलयन होता है, विलयन 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे बोलते हैं विलायक। मतलब जो आपका विलयन है 2 प्रकार से बना, एक विलेय और एक विलायक। विलेय पदार्थ की मात्रा होती है कम, या फिर हम दोस्तों ऐसा बोलें, जो मिलाई जाने वाली मात्रा होती है उसे विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेय। जैसे जल में मैंने नमक मिला दिया, जल में मैंने क्या मिला दिया? नमक। तो नमक कम मात्रा में मिलाएंगे और जल होगा अधिक मात्रा में। और दूसरी बात, नमक जो है ना मिलाई जाने वाली मात्रा है, तो ये जो नमक होगा वो आपका होगा विलेय, है ना। तो विलेय हम जानते हैं, विलेय पदार्थ, विलेय मिलाए जाने वाली मात्रा को हम क्या बोलते हैं? विलेय, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझो बेटा। मैंने क्या किया, इसमें एक पात्र था, इसमें मैंने क्या किया, 1 लीटर जल ले लिया। क्या ले लिया? 1 लीटर जल ले लिया, ठीक है। चलो, 1 लीटर जल में मैंने यहाँ पर 200 ग्राम नमक डाल दिया। क्या? 200 ग्राम नमक डाल दिया। तो ये जो नमक होगा वो विलेय होगा। नमक क्या होगा? विलेय। और 200 ग्राम मैंने नमक डाला, तो 200 ग्राम जो नमक होगा 1 लीटर जल में बहुत अच्छे से घुल जाएगा, मिल जाएगा। मैंने 300 ग्राम नमक डाला, तो ये भी आपका बहुत अच्छे से घुल जाएगा, मिल जाएगा। मैंने 500 ग्राम डाला तो बहुत अच्छे से घुल जाएगा, मिल जाएगा। मैंने 600 डाला तो ये भी घुल जाएगा। बट जैसे ही मैंने 700 ग्राम नमक किया, कितने ग्राम नमक किया? 700 ग्राम नमक किया, तो ये जो 700 ग्राम नमक है इस जल में अच्छे से नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि नमक की मात्रा बढ़ रही है ना। देखो, पहले कम मात्रा थी नमक की, है ना, तो वो तो घुल रहा था, लेकिन ये जो नमक की ज्यादा मात्रा है 700 ग्राम, जो 1 लीटर जल में नहीं घुल सकती, 1 लीटर जल में नहीं घुल सकती। अगर 600 ग्राम नमक घोलोगे आप 1 लीटर जल में तो घुल जाएगा, घुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट 700 ग्राम घोलोगे तो जल में ये नहीं घुलेगा। 700 ग्राम जो नमक होगा वो जल में नहीं घुलेगा मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई यहां पर ये बताओ, इस विलेय, ये तो सब क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा है। तो विलेय पदार्थ की इसमें कौन सी अधिकतम मात्रा है जो 1 लीटर जल में घुल सकती है? उससे ज्यादा मात्रा घोलेंगे तो वो 1 लीटर जल में ना घुल सके। ऐसी कौन सी मात्रा है विलेय की अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर जल में घुल सकती है? तो आप कहोगे सर 1 लीटर जल में केवल 600 ग्राम नमक घुल सकता है। अब 600 ग्राम के बाद यदि आप 601 ग्राम नमक भी आप 1 लीटर जल में घोलोगे तो वो नहीं घुलेगा, वो नहीं घुलोगे, है ना। 602 घोलोगे नहीं घुलेगा, क्योंकि 600 अधिकतम 600 ग्राम तक नमक इसमें घुल सकता है। आप यही बोलोगे ना बेटा, है ना। 600 ग्राम अधिकतम नमक 1 लीटर जल में घुल सकता है। तो बेटा जो आपकी विलेयता होती है, ये विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। विलेय पदार्थ की कौन सी मात्रा होती है? अधिकतम मात्रा होती है, जो 1 लीटर जल में घुल सकती है। क्या बोला मैंने? विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर जल में घुल सकती है उसे हम बोलते हैं बेटा विलेयता, है ना। अब जैसे 1 लीटर जल था, है ना, मैंने 1 लीटर जल में 500 ग्राम शक्कर डाली, घुल गई। 600 ग्राम शक्कर डाली, घुल गई। 700 ग्राम शक्कर डाली, घुल गई। बट जैसे ही मैंने 700 से 701 ग्राम शक्कर की, तो वो 701 ग्राम शक्कर 1 लीटर जल में नहीं घुलेगी। तो शक्कर की अधिकतम मात्रा कितनी घुल सक रही है 1 लीटर जल में? केवल 700 ग्राम। 700 से 701 भी करूंगा तो वो जल में नहीं घुलेगी। तो शक्कर की मतलब विलेय की अधिकतम मात्रा क्या है? 700 ग्राम। तो इसकी जो विलेयता होगी वो 700 ग्राम। आई होप आपको समझ में बेटा आ गया होगा, ठीक है। तो विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा
जो 1 लीटर जल में घुल सकती है उसे ही हम बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। और इस जो विलेयता है इसको हम एस से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं बेटा। इसलिए जो विलेयता होती है इस विलेयता को एस से व्यक्त किया जाता है। तो इतना आप समझ गए ना? इतना आपको क्लियर हो गया ना? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा आपने देख ली, समझ गए है ना? तो ध्यान रखना, विलेय पदार्थ की अधिकतम जो मात्रा होती है उसे हम बोलते हैं विलेयता। अब यदि इस विलेयता का फॉर्मूला निकालें तो विलेयता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और विलेय की कौन सी मात्रा? अधिकतम मात्रा। ठीक है, विलेय की अधिकतम मात्रा अपॉन, है ना, अपॉन किसकी मात्रा? विलायक। क्योंकि 1 लीटर जल में नमक को घोला, 1 लीटर जल में शक्कर को घोला, है ना? तो जो विलायक है वो जल होगा, वो क्या होगा? विलायक होगा, है ना? तो यहां पर क्या जाएगा? विलेय की अधिकतम मात्रा, और यहां पर क्या जाएगा? विलायक का आयतन। विलायक का आयतन। अब विलायक का आयतन, विलायक कितना लिया? 1 लीटर, तो विलायक का आयतन क्या हो जाएगा? 1 लीटर। ठीक है, चलो, है ना? और 1 लीटर को यदि ग्राम में, देखो ये जो मात्रा होगी वो किस में होगी? ग्राम में होगी। किस में होगी? ग्राम में होगी, है ना? या सॉरी, ये विलायक नहीं लिख पाया। विलायक की मात्रा, यहां देखो, यहां मात्रा लिखी तो आप यहां भी मात्रा कर सकते हो। विलायक की मात्रा, आयतन मत करो, आप मात्रा कर दो। ठीक है, तो यहां एक चीज ग्राम में ली है ना? और ये जो चीज है वो आयतन में ली है। किसने ली है? आयतन में ली है। ठीक है, तो यदि इसको ग्राम में करेंगे तो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 चेंज लिखना पड़ेगा, 1000। क्योंकि जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो आप 1000 ग्राम में से निकालोगे, है ना? अगर मात्रा ग्राम में होगी तो 1000 ग्राम में, ठीक है, और ये मात्रा ml में होगी। ये मात्रा किस में होगी? ml में होगी। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। तो ml से निकाल सकते हो या फिर ग्राम से निकाल सकते हो। ये मात्रा आप ग्राम में लोगे तो विलायक की मात्रा भी ग्राम में होगी। ये मात्रा ml में लोगे तो ये मात्रा भी किस में होगी? ml में होगी। ठीक है, समझ गए ना? तो इंटू 1000। तो ये बेटा विलेयता का क्या हुआ? सूत्र हुआ। विलेयता का क्या हुआ बेटा? सूत्र हुआ। तो ये आपकी विलेयता कंप्लीटली समझ में आपको आ गई होगी। विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा इज अ विलेयता। ओके, चलो अब हम बात करते हैं विलेयता गुणनफल पर। भाई अब हमारा जो विलेयता गुणनफल है इसको समझ लेते हैं। देखो पहले इसको नाम से समझे, क्या लिखा है? विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल। अब गुणनफल का मतलब हम जानते हैं, और विलेयता क्या होती है? विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा। विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा। तो मेरे स्टूडेंट होता क्या है? विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा का जो गुणनफल होता है वो विलेयता गुणनफल कहलाता है। एक शॉर्ट परिभाषा, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है आपका विलेयता गुणनफल। ये तो एक सस्ती सी परिभाषा है ना? ये तो एक सस्ती सी परिभाषा। तो मान लिया मेरे भाई आपका ये 1 लीटर जल है। 1 लीटर ये क्या है? जल है। ठीक है, ये 1 लीटर जल है। इसमें मैंने एक विद्युत अपघट्य डाल दिया AgCl। एक विद्युत अपघट्य डाल दिया बेटा, मैंने क्या डाल दिया? AgCl डाल दिया, है ना? तो ये विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य का काम क्या है? जैसे ही विद्युत अपघट्य को जल में मिलाएंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा। यही काम है विद्युत अपघट्य का। तो ये जो विद्युत अपघट्य है, यदि मैं इस जल में इसको मिला दूं तो ये जो विद्युत अपघट्य है Ag+ और Cl- में टूट जाएगा। ये क्या है? आपका विलेय है। क्या है? ये विलेय है ना? और तो विलेय को जैसे ही जल में मिलाएंगे तो ये Ag+ और Cl- में टूट जाएगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि विद्युत अपघट्य है तो वो अपने आयनों में टूटेगा, है ना? तो यहां से मेरे भाई ये हमारा बन गया Ag+ आयन, है ना? अब यदि Ag+ आयन पे मैं एक वर्गाकार ब्रैकेट बना दूं तो ये बन जाएगा Ag+ का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, Ag+ का क्या बन जाएगा? सक्रिय द्रव्यमान, है ना? सक्रिय द्रव्यमान। आपको पता ही है सक्रिय द्रव्यमान को वर्गाकार ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, और सक्रिय द्रव्यमान को बेटा हम क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्रता। तो सक्रिय द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होता है? सांद्रता। इज इक्वल टू क्या होता है? सांद्रता। तो ये हमारा सांद्रता है ना? Ag+ की क्या हो गई? सक्रिय द्रव्यमान, या Ag+ की सांद्रता हो गई। ठीक है, अब ये आपका Cl- है, इस पर भी मैं वर्गाकार ब्रैकेट लगा दूं तो ये Cl- का क्या हो गया? सक्रिय द्रव्यमान, या Cl- की सांद्रता हो गई। समझ में आपको आ गया? समझ में आपको आ गया? तो ये Ag+ का सांद्रता हो गई और ये Cl- की सांद्रता हो गई।
अब ये Ag प्लस और Cl माइनस क्या है, ये आपका AgCl जो विद्युत अपघट्ट था उसके आयन है। AgCl जो विद्युत अपघट्ट था उसके आयनों की सांद्रता है। Ag प्लस और Cl क्या है, AgCl जो विद्युत अपघट्ट था उसके आयनों की सांद्रता। तो मैंने बेटा यहाँ पर क्या कर दिया है, ये आयन है और ये भी आयन है, तो आयनों की सांद्रता का मैंने क्या कर दिया, ये गुणनफल कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, आयनों की सांद्रता का क्या कर दिया, गुणनफल कर दिया। तो ये जो आयनों की सांद्रता का बेटा गुणनफल है इसे ही हम बोलते हैं विलेयता गुणनफल। क्या बोलते हैं, विलेयता गुणनफल। तो ध्यान रखना बेटा, किसी विद्युत अपघट्ट, किसी भी कोई भी विद्युत अपघट्ट हो, जैसे AgCl है तो इसमें आयन क्या है, Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है। जैसे अपने पास NaCl विद्युत अपघट्ट होगा, है ना, तो इसके पास कौन से आयन होंगे, Na प्लस और Cl माइनस, है ना। तो बेटा किसी विद्युत अपघट्ट, कोई भी विद्युत अपघट्ट हो, किसी विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों, किसी विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों की सांद्रता, ये सांद्रता हो गई ना, सांद्रताओं का गुणनफल, किसी विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, सांद्रताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। बस, तो ये देखो गुणनफल है सांद्रताओं का, तो ये आपका विलेयता गुणनफल है। और विलेयता गुणनफल को बेटा हम व्यक्त करते हैं KSP से, है ना, समझ रहे हो ना, KSP से व्यक्त करते हैं, है ना। SP क्या है, SP है आपका सॉल्युबिलिटी, P क्या है आपका प्रोडक्ट और ये आपका नियतांक। तो SP सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट और ये नियतांक, तो इसको विलेयता जो गुणनफल है इसको हम KSP से व्यक्त करते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इस विलेयता गुणनफल को हम बहुत अच्छे से, हम ना देखो, ये परिभाषा तो आपने लिख ली, ये परिभाषा तो आप लिख ली, एक हल्का सा हम जो विलेयता गुणनफल है उसका एक व्यंजक टाइप का हम कर दे रहे हैं, है ना, एक हल्का सा एक विद्युत जो आपका विलेयता गुणनफल है इसका व्यंजक कर दे रहा है, ठीक है। देखो अब समझो, थोड़ा परिभाषा आप लिख लेना, है ना। तो यहां लिख देना, माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया निम्न है, माना कोई अभिक्रिया निम्न है, ठीक है। तो ये हमारा रहा AgCl विद्युत अपघट्ट। ये AgCl विद्युत अपघट्ट को जैसे ही बेटा हम जल में डालेंगे तो Ag प्लस और Cl माइनस इसमें टूट जाएगा, ये रिवर्सिबल ये रिएक्शन है, यहाँ से ये चीज बन जाएगी और यहाँ से ये चीज बन जाएगी, ये माना कोई अभिक्रिया है ना। अब बेटा यदि मैं इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दूं, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगा दूं मैं इस पे, यदि मैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगा दूं बेटा, इस पे लगा दूं ना द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, तो द्रव्यानुपाती क्रिया बेटा जैसे ही नियम लगाऊंगा तो आपका जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, जैसे मान के चलो ये कोई अभिक्रिया है AB और यहाँ पर बन रहा है प्रोडक्ट C और D, है ना। तो पहले हम अग्र के और पहले हम बाद में हम पश्च के लिए लगाते थे, तो फाइनली आपका जो नियम आता है वो आता है उत्पाद की सांद्रताओं या उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल और अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। मतलब सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगा दें तो उत्पाद को ऊपर लिख देते हैं और अभिकारक को हम क्या करते हैं नीचे, है ना। तो यहां से ये एक नियतांक के बराबर होता है जो आपका होता है K, तो ये आपका C और यहाँ पर आपका D और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है A और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है B हो जाता है, ये होता है ना। तो अब बेटा इस पे हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, तो ये आपका उत्पाद है और ये आपका क्या है अभिकारक, तो उत्पाद आता है ऊपर, अभिकारक आता है नीचे, तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो K बराबर क्या हो जाएगा Ag प्लस, है ना, और Cl माइनस हो जाएगा ना, ये Cl माइनस, Ag प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका अभिकारक तो Ag और ये Cl, ये चीज हो जाएगी, Ag और Cl ये चीज हो जाएगी, ठीक है। चलो अब समझना, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इधर ले जाएं तो इसको हम जैसे ही बेटा इधर ले जाएंगे तो आपका ये K है ना, ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका Ag और ये आपका Cl बराबर Ag प्लस, है ना, और Cl माइनस, ये हो जाएगा ना, ठीक है। वट ये अब क्या आ गया, आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल आ गया, ये जो है आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल आ गया जो किसके बराबर होता है KSP के, तो इसकी जगह आपका K तो है ही, आप SP और लिख देंगे क्योंकि विलेयता गुणनफल को KSP से व्यक्त करते हैं, तो ये आपका जो KSP है वो Ag प्लस और Cl माइनस ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये विलेयता गुणनफल का बेटा हल्का सा व्यंजक हो गया,
हल्का सा क्या हो गया बेटा, ये व्यंजक हो गया, हल्का सा ये व्यंजक हो गया KSP का। ठीक है, चलो इसी चीज को मैं आगे बढ़ा दूं बेटा, अगर इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊं, जो चीज मैंने यहां पर लिखी है इसी चीज को बेटा मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो देखो ये आपका क्या है Ag, तो Ag की सांद्रता सॉरी Ag की विलेयता अलग होगी, और ये क्या है Cl, Cl की विलेयता अलग होगी, Ag की विलेयता अलग, Cl की विलेयता अलग होगी, है ना। और आपको पता है जो आपका विलेयता होती है, इस विलेयता को बेटा हम किससे व्यक्त करते हैं, ऐसे। किससे व्यक्त करते हैं, ऐसे व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ऐसे। तो ये हमारा क्या है KSP, हमारा ये क्या है KSP। अब जो Ag है, Ag की Ag वर्गाकार ब्रैकेट लिखा है, मतलब Ag की क्या है, सांद्रता है, और सांद्रता बेटा एक हिसाब से विलेयता होती है। जो सांद्रता होती है, सांद्रता को हम विलेयता भी कहते हैं ना। तो Ag प्लस जो है वो सांद्रता, और सांद्रता को हम क्या बोलते हैं, विलेयता, और विलेयता की जगह हम क्या रख सकते हैं, S। तो यदि Ag प्लस की जगह हम S रख दें, ठीक है, और Cl माइनस ये भी सांद्रता है और सांद्रता को विलेयता, तो इसकी जगह भी हम क्या रख सकते हैं, S, है ना। तो KSP बराबर S स्क्वायर, क्या बन जाएगा, S स्क्वायर, या फिर S स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, KSP। स्क्वायर हटाएंगे तो S बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट KSP, अंडर रूट KSP। तो ये क्या है आपकी विलेयता, और ये आपका KSP क्या है, विलेयता गुणनफल। तो बेटा जो ये चीज आई है वो विलेयता और ये विलेयता गुणनफल में क्या है, संबंध है ना। देखो विलेयता और विलेयता गुणनफल को हम परिभाषित कर चुके थे, और एक चीज और यहां से निकल के आ गई, विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध। मतलब जो आपकी विलेयता होती है, क्या होती है, विलेयता, वो विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। विलेयता गुणनफल के किसके बराबर होती है, वर्गमूल के बराबर, समझ गए ना। तो यहां से अगर मैंने बोल दिया बेटा विलेयता गुणनफल आपका 25 है, तो आप बताओ विलेयता क्या है, तो बेटा आप क्या कर दोगे, इसका वर्गमूल कर दोगे, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5, तो इसकी विलेयता कितनी आ गई, 5 आ गई। समझ में आपको आ गया संबंध ये। तो आपका ये क्या हो गया, विलेयता व विलेयता गुणनफल में संबंध, विलेयता व विलेयता गुणनफल में संबंध, विलेयता व विलेयता गुणनफल में बेटा ये क्या आ गया, संबंध आ गया। क्या आ गया बेटा, ये संबंध आ गया। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना आपके 3 क्वेश्चन हो गए, विलेयता हो गया, विलेयता गुणनफल हो गया, और ये जो चीज है विलेयता और विलेयता गुणनफल में क्या है, संबंध है। तो ये विलेयता गुणनफल में संबंध है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको यहां से करना है, यहां से ये चीज यहां तक फिनिश कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप बेटा कि सबको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं लासातेली का नियम। जो लासातेली महोदय थे, लासातेली नामक जो वैज्ञानिक थे, इनका हम नियम पढ़ लेते हैं। बेटा जो लासातेली नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने साम्यावस्था, क्या, जो लासातेली महोदय थे, इसको हम सिद्धांत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियम या सिद्धांत। तो जो लासातेली महोदय थे, इन्होंने अपना जो नियम था वो साम्यावस्था के लिए दिया था। जो लासातेली महोदय थे बेटा, उन्होंने अपना नियम क्यों दिया था, साम्य के लिए या साम्य अवस्था के लिए अपना नियम दिया था। साम्य क्या होता है बेटा, आपको मैंने देखो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट की थी यूनिट, तो साम्य अवस्था या साम्य के बारे में ही बताया था। साम्य क्या चीज है, साम्य वह चीज है जिसमें सांद्रता या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। साम्य वह है जिसकी सांद्रता और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। जैसे आपका जल, 1 लीटर जल द्रव से ठोस में बदल जाता है, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, सांद्रता में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो साम्य की स्थिति में होगा, साम्य की कोई स्थिति में होगा। या फिर ऐसा बोलें कि बेटा ये जो जल है वो आपका लिक्विड अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाए, गैस अवस्था में आ जाए,
और इन दोनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ पर जो इसकी सांद्रता या आयतन है वही यहाँ पर इसकी सांद्रता आयतन होता है, तो ये साम्य की स्थिति में होता है। ठीक है, और फिर गैस से द्रव में चला जाए तो इसकी सांद्रता में फिर भी कोई परिवर्तन ना हो, है ना। तो बेटा अगर किसी पदार्थ की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो आपका कहलाता है साम्य या साम्य अवस्था। तो लासातेली महोदय ने साम्य या साम्य अवस्था के लिए जो है ना अपना नियम दिया था, और लासातेली महोदय ने ये बताया था इस साम्य अवस्था, ये बता रहा हूं, लासातेली महोदय ने इस साम्य या साम्य अवस्था पर ताप, दाब और आयतन का प्रभाव देखा। और किसका प्रभाव देखा उन्होंने? ताप, दाब और आयतन का प्रभाव देखा। इन्होंने देखा यदि किसी या फिर किसी निकाय के यदि ताप में, दाब में और आयतन में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य अवस्था कहां पर स्थापित होगी, साम्य अवस्था कहां पर स्थापित होगी, ये चीज है ना। इस चीज को उन्होंने बताया। तो बेटा मैं इसके लिए मान लेता हूं ये एक निकाय है। क्या है? ये एक निकाय है। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया? एक निकाय है ना। तो ये निकाय है, इस निकाय के मैं क्या कर रहा हूं? ताप में, दाब में और आयतन तीनों में परिवर्तन कर रहा हूं। इस निकाय के ताप में, दाब में और आयतन में तीनों में परिवर्तन कर रहा हूं। और ये जो परिवर्तन है मैं केवल यहां कर रहा हूं। मैं परिवर्तन केवल कहां कर रहा हूं? यहां पर। जो मैंने आपका एरो दिख रहा है यहां पर मैंने ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन किया है ना। तो लासातेली महोदय ने कहा था बेटा कि किसी निकाय में ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन जहां ज्यादा होगा वहीं साम्य अवस्था में परिवर्तन होगा, और ताप, दाब, आयतन में जहां प्रभाव कम होगा, परिवर्तन कम होगा, वहां पर साम्य अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। बेटा मैंने निकाय के इस ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन कहां किया? यहां। तो यहां तक का जो एरिया है, इसमें साम्य, ये जो यहां तक का एरिया साम्य अवस्था में नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहां पर ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन है। बट यहां पर देखो, यहां पर ताप और दाब, आयतन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं है। जो यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहां साम्य अवस्था होगी, समझ रहे हो ना। तो इन्होंने क्या बताया था कि निकाय में ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन जहां ज्यादा होगा वहां पर साम्य अवस्था नहीं होगी, और ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन जहां नहीं होगा साम्य अवस्था वहां पर होगी, वहां पर स्थापित होगी, है ना। जैसे बेटा ये बोर्ड है, ये क्या है? बोर्ड है ना। तो मैं यहां पर बोर्ड पर यहां पर ही लिखता हूं, है ना, तो यहां पर ही लिखता हूं, है ना। जब ऐसा होता है कि यहां पर मैं लिखूं और यहां लिखा जाए, यहां पर लिखूं और यहां लिखा जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो मैं यहां पर लिखूंगा तो यहीं में लिखाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि यहां लिखूं और यहां लिखा जाए, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो यही चीज है कि जहां ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन होगा वहां साम्य अवस्था नहीं होगी। जहां पर ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन कम से कम होगा वहां पर साम्य अवस्था होगी। तो इन महोदय ने यही चीज बताई थी, है ना। क्या बताई थी इन्होंने? इस चीज को आप एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लें, है ना। क्या बताया था इन्होंने कि किसी साम्य पर ताप, दाब व आयतन को प्रभाव, पहली बात तो आप ये लिखो, किसी साम्य पर ताप, दाब व आयतन का प्रभाव दर्शाने के लिए लासातेली नामक वैज्ञानिक ने एक नियम या सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय की साम्य अवस्था पर साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, बेटा जो ताप, दाब और जो आयतन है ये साम्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन कर दिया जाए तो निकाय में साम्य अवस्था उस स्थान पर स्थापित होगी जहां ताप, दाब एवं आयतन का प्रभाव कम रहे या हो ही ना, ठीक है, कम रहे या फिर हो ही ना। जहां ताप, दाब, आयतन का प्रभाव होगा वहां साम्य अवस्था नहीं होगी। साम्य अवस्था कहां पर होगी? जहां ताप, दाब और आयतन का प्रभाव ना हो। तो मेरे स्टूडेंट ये आपका लासातेली महोदय का नियम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा दिल से आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो से हम अगली यूनिट जिसका नाम है हाइड्रोजन, उस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो यूनिट है हमारी टोटली फिनिश। ओके, चलो अगली जो वीडियो होगी वो हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।